पारिवारिक विवादों की शुरुआत हो चुकी है और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। सारे आरोप झूठे हैं। आपको अचानक ये समझ में नहीं आता है कि आखिर आपके साथ हुआ क्या? अचानक आपकी पत्नी तो मायके गई थी। मायके ये कह के गई थी कि कुछ समय के बाद आपके घर में वापस लौट आऊँगी। आप उन्हें खुशी-खुशी छोड़ के भी आए, लेकिन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। कभी आपने ये सपने में नहीं सोचा था कि वो आरोप लगाएँगी या आपके घर का मामला पुलिस स्टेशन में पहुँचेगा, पारिवारिक न्यायालय में पहुँचेगा। थाने से फ़ोन आ गया है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए हैं और जब आपने आरोप देखे, वहाँ पर महिला ने ये कहा है कि आपने दहेज की माँग की है, आप उनके साथ दिन-रात मारपीट करते थे, उनको खर्चा नहीं देते थे, उनको कई बार आपने मारा है, पीटा है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, उनके घरवालों के खिलाफ आप गलत बोलते थे, घरवालों से दहेज की माँग कर रहे हैं। अचानक सारे मामले झूठे हैं। अब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर पत्नी सारी चीज़ें झूठी लिखा रही हैं। आप थाने में जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं कैसे सबूत इकट्ठा कर सकता हूँ जब आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आपकी पत्नी ऐसा कुछ करेंगी। लेकिन मामला गंभीर है, आरोप तो लगा दिए हैं, साबित भी करना पड़ेगा कि आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है। जब आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिए हैं तो सबूत तो आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको वो बात तो साबित करनी पड़ेगी कि हाँ, ये महिला जो आरोप लगा रही हैं, वो गलत लगा रही हैं। ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ, मैंने किया है, अपराध कारित किया गया है मेरे द्वारा। देखिए, अपनी बात को जब आप न्यायालय में रखते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वजह। क्राइम हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्या कारण है? आप दोनों के बीच में अगर मतभेद हुआ, तो उस मतभेद का कारण है क्या? सबूत आपके पास है नहीं, सबूत इकट्ठा नहीं किए क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि पत्नी इस तरह से कदम उठाएगी। देखिए, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आपके पास सबूत नहीं है, वीडियो नहीं है क्योंकि आपने सोचा नहीं है, कोई विटनेस भी नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच की बात थी या घर में आपके अन्य माता-पिता को इस बारे में जानकारी थी, आपकी बहन को जानकारी थी, लेकिन कभी आपने आस-पड़ोस में इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की, तो कोई गवाह है नहीं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी पत्नी ने जैसा कि मैंने बताया कि आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। आप मारपीट करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, दहेज की माँग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा लिखाई गई है। जब पत्नी ने ये सारी चीज़ें लिखाई हैं, तो क्या उन्होंने कोई एविडेंस दिया है? क्या उन्होंने कोई ऐसा वीडियो दिया है जो आपके खिलाफ हो? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर ये लिखा है आपने कि आप पैसा लेके आइए, दहेज लेके आइए? क्या ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लगाई है? आपको जानकारी होती नहीं, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। महिला ने तो सिर्फ़ वर्डिंग के ज़रिए लिखवाया है, सिर्फ़ एक पेपर में लिखवाया है कि मारपीट करते हैं, सास-ससुर गाली-गलौज करते हैं, दहेज की माँग कर जब उनके पास खुद ही एविडेंस नहीं है, जब वो अपनी बात को स्वयं सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, तो आप कहाँ से सिद्ध करेंगे? क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन सबूत तो आपको देना पड़ेगा कोर्ट में क्योंकि कोर्ट बातों पे नहीं चलती है, कोर्ट को तो एविडेंस आपको देना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर अपराध कारित हुआ है, आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ है, मतभेद का कारण क्या है? क्या पत्नी अडल्टरी पे रह रही है? क्या उसका किसी और से संबंध है? क्या महिला अपने करियर को लेकर ज़्यादा सोचती है? क्या महिला को उसकी माँ के द्वारा सिखाया जा रहा है या किसी अन्य मेंबर के द्वारा सिखाया जा रहा है, उसकी बहन के द्वारा, उसके जीजाजी के द्वारा? आखिर आप दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ है, जहाँ पर महिला ने इतने आरोप आपके ऊपर लगा दिए हैं, झूठे आरोप आपके ऊपर, आपके साथ-साथ आपके घरवालों के ऊपर, तो वो वजह जानने की कोशिश कीजिए। न्यायालय में जब आप आते हैं, जब महिला ये बातें कहती है, जहाँ पर उसने कहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, गाली-गलौज हुई है, यहाँ तक कि उसने छेड़खानी का आरोप भी अपने देवर पर या ससुर पे लगा दिया है, तो वहाँ पर उस महिला को भी ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर महिला आरोप लगा रही है, तो देखिए एविडेंस क्या उसने लगाए हैं वहाँ पर। क्या उसके पास सबूत वो न्यायालय में पेश कर रही है? अगर वो नहीं कर पा रही है सबूत, तो आपको वहाँ पर ये बातें कहनी है, साफ-साफ कहनी है, सबूत का अभाव आपके पास है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं था कि पत्नी इस तरह से कभी करेगी। लेकिन एविडेंस जैसा कि मैंने कहा आपको देना तो पड़ेगा ही। अब
आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो आप वो कहाँ से लेके आएँगे? जो न्यायालय में आपको पेश करना है, जो एविडेंस आपको देना है, वहाँ पर जब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो जो आपके और आपकी पत्नी के बीच में लड़ाई का कारण है, यानी कि वजह, जो आप दोनों के बीच में वजह है, उस वजह से ही आपको न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य ये था। अगर अडल्ट्री में है तो वो चीज़ें आपको न्यायालय में बतानी पड़ेगी। सबूत आपके पास कहीं न कहीं से आपको ढूँढना पड़ेगा। आपको कोई वीडियो अगर मिलती है या फ़ोटो अगर आपको मिलती है तो वो आप न्यायालय में रखिए, क्योंकि आपको वो वजह वहाँ पर बतानी ही पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि वजह जो, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो जज साहब के समक्ष आपको ये चीज़ें रखनी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। अपराध कारित हुआ है दोनों के बीच में, जहाँ पर महिला ने इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है, तो क्या कभी महिला के साथ अगर मारपीट हुई है, तो क्या कभी उसने कोई दवाइयाँ की हैं उसकी? क्या उसने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है? क्या ये सारी चीज़ें उसने न्यायालय में सबमिट की है? अगर एविडेंस नहीं है आपके पास, तो उस वजह को आप लेके आइए न्यायालय के भीतर, जहाँ पर उस वजह से आप एविडेंस जुटा सकते हैं। चाहे वो माँ का इंटरफेयर है, उसके बहकावे में आके कह रही हैं, तो ये आपको साबित तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वजह के आप दोनों के बीच में मतभेद तो नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कारण नहीं है और आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ है। अगर मतभेद हुआ है तो आपको उस वजह को न्यायालय में लेके आनी पड़ेगी और वहाँ से फिर आप अपना एविडेंस जुटा सकते हैं। मात्र सिर्फ कागज़ों में लिखाने से कि आप मारपीट करते हैं, गाली-गलौज करते हैं या दहेज की माँग करते हैं, इससे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैडम ने लिखाया है, कोई बात नहीं, उनको साबित भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको अपने केस में अपने वकील साहब पर विश्वास करना पड़ेगा और खुद पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो केस एकदम जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की ही सुनी जाती है, पुरुष वर्ग की भी सुनी जाती है, लेकिन जो वजह, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो न्यायालय में अपनी बात रखिए, अपनी बात आपको वो जो वजह है उसको लेके आइए, वहाँ से आपको सबूत भी मिलेंगे, एविडेंस भी मिलेंगे। बस आपको अपने वकील साहब के साथ-साथ अपने केस में फ़ोकस करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर अपने केस के बारे में वो वकील साहब तो करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि सारा काम वकील साहब ही करें, हम कुछ ना करें। सिर्फ वकील साहब को पेपर देने हैं, पेपर देने का काम आपका है, लेकिन घटना आपके साथ हुई है, क्राइम आपके साथ हुआ है। जितना अच्छा आप अपने केस में विटनेस है, उतना कोई भी उस केस में कोई विटनेस नहीं है। ना आपके माता-पिता हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आस-पड़ोस के हैं, ना दोस्त है, क्योंकि आपने उस क्राइम को होते हुए देखा है, चाहे वो क्राइम कुछ भी है। क्राइम पत्नी अवैध संबंध में है, क्राइम जहाँ पर पत्नी घर की देखभाल नहीं कर रही है, मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है, जहाँ पर बात-बात में वो टोक रही है या माता-पिता से अलग करने की कोशिश कर रही है। वजह जो मैंने आपको बताई है कि वजह आपके पास होनी चाहिए जो न्यायालय में आपको साबित करे। अगर आप उस वजह को न्यायालय में लेके आते हैं तो केस एकदम जीता जा सकता है। फिलहाल अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने वकील साहब पर विश्वास रखिए और इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए। और आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे आप लोग नहीं जुड़े हैं या मेरे चैनल में पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से लोगों को कानून की जानकारी होगी और इसी तरह से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, एक केस ऐसा है जहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति ने अब ये सोच लिया है कि मुझे अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखना है और मुझे जल्द से जल्द तलाक लेना है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है जहाँ पर पत्नी अपने पति को तलाक नहीं देना चाह रही है और पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है और वहाँ पर वो चाहता है कि जल्द से जल्द तलाक हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, कोई भी केस जब न्यायालय में आता है, पारिवारिक विवादों से जुड़ा हुआ कोई मामला, जो आपका पारिवारिक विवाद आप पारिवारिक न्यायालय में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर वो केस की सिचुएशन कैसी है, आपके पास क्या एविडेंस है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके केस पर को देखकर ही जजमेंट आता है। आपकी सिचुएशन किस तरह से है, जैसे कि अगर एक महिला जो अपने ससुराल में रहती है, ससुराल में रहने के बावजूद उसके पति ने उससे तलाक की मांग की है, तो कोर्ट में जब ये मामला रखा जाता है तो वहाँ पर कोर्ट में जब ये देखा जाता है कि महिला ससुराल में रह रही है, महिला ने भी कुछ आरोप अपने पति पर लगाए हैं या पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं जिसके आधार पर वो तलाक की मांग कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के बाद भी महिला उस घर पे है,
जहाँ पर पति के द्वारा भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पर एक महिला अपने बच्चों का ध्यान दे रही है, ज़िम्मेदारी सारी उठा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आसानी से तलाक नहीं मिलता है। क्योंकि महिला फिर भी अपना घर छोड़कर, यानी कि ससुराल का घर छोड़कर मायके नहीं गई है। मायके ना जाने के बजाय वो ससुराल में ही अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रही है। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर आसानी से तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर महिला मायके में जाकर चली जाती है, पति ये कहता है कि मैं तुम्हें मायके छोड़ के आता हूँ, या नाराज़ हो गई पत्नी और मायके चले गई कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी, मायके में बैठी है पत्नी, उसके बावजूद क्या तलाक लिया जा सकता है पति के द्वारा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि परिस्थितियाँ किस तरह से है, किस तरह के आपके एविडेंस है, किस तरह का आपका प्रेज़ेंटेशन है, ये सारी चीज़ें आपके केस पर निर्भर करेगा और उस तरह से ही जजमेंट आएगा। ससुराल में अगर पत्नी है, वहाँ से पति फाइट कर रहा है केस, जहाँ पर उसने ससुराल में रहकर ही आपकी पत्नी आपके साथ है, एक ही घर से पति या तो घर छोड़कर चला गया है या वहीं रहकर वो तलाक के लिए केस फाइट कर रहा है, तो वहाँ पर आसानी से पति को तलाक नहीं मिलता है। और बच्चे अगर माँ के साथ हैं, तो वहाँ पर भी कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि बच्चों का हित क्या है, किस तरह से महिला टेक केयर कर रही है बच्चों की, किस तरह से चाइल्ड कस्टडी अगर महिला के पास है तो बच्चों का वो ध्यान रखती है। ये सारी चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर करती है और उसके आधार पर ही कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है। दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया, एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी केस के लिए। तलाक मिलना सिचुएशन और एविडेंस दोनों पर निर्भर करता है। कभी-कभी सबूत आपके पास है, लेकिन आपकी सिचुएशन इस तरह की है जहाँ पर कोर्ट के द्वारा बच्चों का हित देखा जा रहा है, तो वहाँ पर तलाक के मामले खारिज कर दिए जाते हैं। तलाक के लिए अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, जहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि भई आपकी पत्नी कहती है कि मैं तलाक नहीं दूँगी, लेकिन आपने कुछ ऐसे वीडियो दिखाए हैं जहाँ पर पत्नी मारपीट कर रही है, गाली-गलौज कर रही है, या इस तरह से महिला का अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, जिसको आधार बनाकर आप न्यायालय गए, या महिला अडल्ट्री पे है। उसके बावजूद भी, आपके अच्छे सबूत होने के बावजूद भी तलाक वहाँ पर खारिज कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन, परिस्थितियाँ जो हैं वहाँ पर, वो बच्चों के हित में देखी जा रही है कि यहाँ पर अगर महिला और यानी कि आपकी पत्नी और आप अलग हो जाते हैं, तो इससे आपके बच्चों के जीवन में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर उस वक़्त पति को तलाक नहीं मिलता है, जब तक कि उसके पास पर्याप्त एविडेंस ना हो, जब तक कि उसके पास पुख्ता एविडेंस ना हो। अगर पति ये साबित कर देता है कि ये जो महिला मेरे साथ रह रही है या मेरे बच्चों के साथ रह रही है, अब इसके साथ रहना नामुमकिन हो रहा है, जिससे मेरे बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, परिवार में ये कभी सुधर नहीं सकती है, तो वहाँ पर तलाक दिया जा सकता है, नहीं तो ये मामले खारिज कर दिए जाते हैं जब तक कि आपके पास एविडेंस ना हो। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। अगर पत्नी मान लेते हैं अडल्ट्री पे है, अवैध संबंधों में है, एक ही घर पे रह रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं, आप हैं। अब अडल्ट्री का कोई प्रूफ आपके पास है नहीं, लेकिन आप ग्राउंड बना देते हैं। जब भी तलाक लेना, अगर अडल्ट्री के बेस पर आप जा रहे हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर आपको मानसिक हिंसा भी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, घर पर मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। अडल्ट्री को कोर्ट में साबित करना थोड़ा-सा मुश्किल है, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो। मान लेते हैं पत्नी अडल्ट्री में है, अवैध संबंधों में है, आपके साथ 2 बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं कि माता-पिता अलग हो, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं है, बच्चे बड़े हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप अपनी माता के साथ मतलब घर पे क्या लड़ाई होती है, झगड़ा होता है? अगर बच्चे ये कह देते हैं कि हाँ, घर पे मतभेद होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो वहाँ पर अगर आप ये प्रूफ़ कर देते हैं कि मदर का नेचर इस तरह से है कि जहाँ पर वो काम में जाती है, देर रात घर आती है, घर के प्रति उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जहाँ पर महिला अवैध संबंध बनाए हुए है, लेकिन वो आपको तलाक नहीं दे रही है, वो चाहती है कि आप ही के साथ रहे, आपको भी नहीं छोड़ना चाहती है, अपनी घर गृहस्थी नहीं छोड़ना चाहती है और उस व्यक्ति को भी वो नहीं छोड़ना चाह रही है। लेकिन अब आप चाहते हो कि भई ये इससे मेरे घर परिवार से अब ये दूर हो जाए, जहाँ पर महिला ने कोर्ट में मना कर दिया, मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई अवैध संबंध नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, आपको तो सिर्फ मालूम है, सिर्फ चैट आपके पास है। अगर आप न्यायालय में सिर्फ चैट को लेकर या कोई फ़ोटो को लेके जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल दोनों बैठे हुए हैं, तो इसको ग्राउंड आप नहीं बना सकते हैं कि अडल्ट्री को आप साबित नहीं कर पाएंगे इसमें।
अगर आप ये दिखाते हैं वहाँ पर कि इससे मेरे बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जहाँ पर महिला देर रात घर पर आती है, जहाँ पर लगातार घंटों फ़ोन पे बात कर रही है, जहाँ पर उसने घर के लिए कोई भी ज़िम्मेदारी वो नहीं निभा रही है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा रही है, बच्चों को स्कूल से लेके नहीं आ रही है या पेरेंट्स मीटिंग वो अटेंड नहीं कर रही है, इस तरह का अगर आप दिखाते हैं न्यायालय में, तो वहाँ पर फिर तलाक लिया जा सकता है। क्योंकि बच्चे तो ये नहीं चाहते कि पेरेंट्स अलग हो। बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो तो यही कहेंगे कि हमें अपनी मम्मी के साथ भी रहना है, पापा के साथ भी रहना है। लेकिन आपको पता है कि सिचुएशन इस तरह ख़राब है कि बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, जहाँ पर एक महिला घर पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ है, दिन रात बात कर रही है, घर पे लेट आ रही है, या कोई गलत उसको आदत लगी हुई है, ड्रिंक करती है, स्मोकिंग करती है, इस तरह से अगर है महिला, जहाँ पर वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आपको वो छोड़ देगी तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर इस तरह से है और आपने तलाक का केस किया हुआ है, लेकिन कोर्ट में तो बच्चे भी देखे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये बच्चों के लिए महिला ठीक नहीं है। अब आता है प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जहाँ पर आपको कहानी सही तरीके से प्रेजेंट करनी होती है। अब एक घटना आपको बताती हूँ कि एक महिला थी, वो महिला इतना अ, उसका जो मायका था, इतना पैसा भी नहीं खर्च कर सकता था कि अच्छे से अच्छा वकील करे। पति हर हालत में अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। जहाँ पर पति नहीं चाहता था कि वो दूसरा मतलब महिला के साथ रहे, वो तलाक लेना चाहता था। लेकिन महिला क्योंकि गरीब थी, माता-पिता के साथ वो नहीं रह पाती है ज़्यादा समय, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। ऐसी अगर सिचुएशन है, तो वहाँ पर प्रेज़ेंटेशन महिला के द्वारा बहुत आसान शब्दों में लिखा गया था, जहाँ पर महिला ने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई झूठी मामले दर्ज नहीं किए। वहाँ पर जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें देखी, जहाँ पर पति तो खूब सारे आरोप लगा के बैठा पड़ा हुआ है, लेकिन महिला ने कोई आरोप अपने पति के ऊपर नहीं लगाया है। तो वहाँ पर कोर्ट में जब उनके वकील साहब के द्वारा कहा गया, तो बस यही कहा गया कि अगर चाहती तो महिला बहुत सारे झूठे आरोप लगा सकती थी। जहाँ पर वो पति पर आरोप लगा सकती थी, सास-ससुर पे आरोप लगा सकती थी, छेड़खानी का आरोप लगा सकती थी, बहुत सारे आरोप वो लगा सकती थी। लेकिन फिर भी महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है, क्योंकि लड़के की माँ लड़के को भड़काती है कि तुम्हें इससे अलग होना है, तलाक लेना है, और लड़का बहकावे में आ रहा है। यहाँ पर इस सिचुएशन में जो पूरा हाथ है तलाक का, जहाँ पे लड़का स्वयं अपना फैसला नहीं ले रहा है, जहाँ पर सारा फैसला उसकी माँ के द्वारा लिया जा रहा है। तो वहाँ पर एक सिंपल सी जो सिचुएशन हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, उसको उनके वकील साहब ने इस तरह से प्रेज़ेंट किया कि जज साहब को जितने भी सबूत थे, और जो भी सिचुएशन थी और जो भी प्रेजेंटेशन थी, वहाँ पर उस पति की याचिका खारिज हो गई, तलाक की याचिका खारिज हो गई। इसलिए एविडेंस, सिचुएशन और प्रेजेंटेशन किसी भी केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी रहना चाह रही है, पति नहीं रख रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति को कहीं ना कहीं भड़काया जाता है कि तुम्हें अब इस लड़की के साथ नहीं रहना है, तुम्हारे लिए हम दूसरा विवाह करेंगे, वो उससे बेटर होगी। इस तरह से फैमिली में भी कभी कभी कुछ लोगों के डिसीजन गलत होते हैं, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में दिक्कत होने लगती है। तो वहाँ पर उस महिला के द्वारा कोई एलिगेशन नहीं लगाए गए थे, सच्चाई उसने कोर्ट में रखी और पति की याचिका खारिज हो गई। तो आप, जो लोगों के द्वारा मुझसे 2-3 प्रश्न थे मेरे मैसेंजर पर आए थे, जिनका कहना था कि महिला रहना चाह रही है अपने पति के साथ, लेकिन पति नहीं रख रहा है, पति तलाक चाह रहा है, तो मैंने आपको ये सिचुएशन बताई है कि किस तरह से सिचुएशन कोर्ट में देखी जाती है, किस तरह से आपकी सिचुएशन है, कैसा है आपके पास एविडेंस है, कैसा आपका प्रेजेंटेशन है। ये केस पर निर्भर करता है, हर केस की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। अगर आप, जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण बताए हैं, अगर आपकी भी इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए, झूठे आरोप लगाने से बचिए, घर पे बात करने की कोशिश कीजिए, पति से बात करने की कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए, पर झूठे आरोप ना लगाएं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 19 में विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। देखिए, अगर बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत विधवा महिला अपने पति के कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण का दावा
कर सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। हिंदू विधि के मुताबिक पति की मृत्यु के बाद हिंदू पत्नी अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन उसे कुछ शर्तें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, तो ही जाकर वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। सबसे पहले पत्नी की अपनी कोई कमाई का साधन नहीं होना चाहिए। संपत्ति से वो अपना भरण पोषण नहीं कर सक रही है, जहाँ पर वो असमर्थ है वहाँ पर वो ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी ने दोबारा विवाह ना किया हो, या पत्नी को अपने पति, माता पिता या बच्चों की संपत्ति से भरण पोषण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो भी वो ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ससुर के पास भरण पोषण देने के लिए साधन भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, जहाँ पर ससुर के पास भी भरण पोषण के लिए साधन होना चाहिए। अगर ससुर के पास भरण पोषण के लिए साधन नहीं है तो वो महिला भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। पत्नी के पास कमाई का जरिया नहीं है तो वो ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से वहां पर भी जुड़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए, अगर पत्नी कामकाजी है तो फिर भी पति को ही अपने बच्चों का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये फैसला जो आया है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पत्नी पर्याप्त कमाई कर रही है, जहां पर उसकी कमाई से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रही है, अपना भरण पोषण कर पा रही है, तब भी पति को अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। वो इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सामाजिक न्याय के लिए एक ये साधन है, जो कि सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि महिलाएं और बच्चों के अभाव से ये सेक्शन उनके जीवन को बचाता है। यदि पति या पिता जिसके पास पर्याप्त साधन है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। देखिए, आज का प्रश्न है कि अगर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा सोशल मीडिया पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत की जाती है तो क्या इसको अडल्ट्री का ग्राउंड बनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ पर सोशल मीडिया में पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा है, जहाँ पर उनकी चैट हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो क्या ये अडल्ट्री हम इसे कह सकते हैं? क्या इस ग्राउंड पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं? ये एडल्ट्री को डिफ़ाइन करता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आते हैं और आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं कि अडल्ट्री और मानसिक क्रूरता आखिर है क्या? अडल्ट्री का ग्राउंड बनाकर अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं, जहाँ पर आपने जो तलाक का ग्राउंड बनाया है वो अडल्ट्री है, तो मैं आपको बता दूं कि अडल्ट्री जो इस तरह की है जहाँ पर पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से सिर्फ बातचीत कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये मानसिक क्रूरता आपके साथ हो सकती है, जहाँ पर पति या पत्नी इस तरह की हरकत कर रहा है जहाँ पर दूसरे पार्टनर को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो हम इसे मानसिक क्रूरता कह सकते हैं। जहाँ पर आपको धोखा दिया जा रहा है, जहाँ पर आप से छुपकर आपकी पत्नी या पति किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, तो ये मानसिक क्रूरता इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अडल्ट्री यहाँ पर साबित नहीं हो सकती है। अडल्ट्री को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर अडल्ट्री है क्या। देखिए, अडल्ट्री से तात्पर्य है जब पति या पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन बना रहा है, जहाँ पर आपसे छिपाव करके किसी तीसरे व्यक्ति के साथ वो फिजिकल हो रहा है, तो वो अडल्ट्री का ग्राउंड बनेगा उस वक्त। तब आप अडल्ट्री का ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं। अब इसका सबूत आप कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, इसका जो एविडेंस होगा वो आपके पास हो सकता है कि अगर उन दोनों के फ़ोन पर कुछ ऐसे वीडियो है जहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि उन दोनों का रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है, या किसी होटल में वो मिल रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर कोई ऐसा एविडेंस आपको प्राप्त होता है, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको दिखता है कि रोज़ाना वो एक होटल में जा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन है, ये सारी चीज़ें अडल्ट्री का एविडेंस माना जा सकता है। लेकिन अगर आप ये बात न्यायालय में पेश करने की सोच रहे हैं कि पत्नी दिन रात किसी अन्य व्यक्ति के साथ चैट कर रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही
रही है या उन दोनों के बीच में व्हाट्सएप में बात हो रही है, तो ये अडल्ट्री का ग्राउंड नहीं हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये अडल्ट्री पे आप एविडेंस अगर लगाने की सोच रहे हैं तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है, जब तक कि उस चैट में ये बातें नहीं होती है कि दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन कभी बना है। अगर चैटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो वहाँ पर ये मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आएगा। इसको भी ग्राउंड बनाकर आप तलाक ले सकते हैं। तो ये बेहद समझना आपके लिए आवश्यक है कि अडल्ट्री एक अलग चीज़ है, जहाँ पर अडल्ट्री के लिए आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए जहाँ पर ये साफ दिखे कि आपकी पत्नी का या आपके पति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन है। बाकी चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग पर बात करना, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे की फ़ोटो भेजना एक दूसरे को, तो ये सोशल मीडिया में अगर इस तरह से कोई बातचीत कर रहा है तो ये अडल्ट्री को आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। इसे आप मानसिक क्रूरता के अंतर्गत मामला लेके आ सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। इसी तरीके से आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट तो आपको करना ही है। धन्यवाद।